हेलो एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 में। आज हम लेके आए हैं खोट्टा भाषा के रचनाकार परिचय। आगामी जितने भी झारखंड सीजीएल हो, झारखंड एसआई हो, झारखंड कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहां भी खोट्टा भाषा की डिमांड है, वहां आपको जितने भी रचनाकार हैं खोट्टा के, जितने भी महापुरुष हैं, उसके साहित्य के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में ऐड किया गया है। लगभग 7 से 8 जितने भी रचनाकार हैं सबके बारे में जानेंगे। तो आज मेरा पहला क्लास सबसे पहला है श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में जानना है, जो कि खोट्टा भाषा के भीष्म पितामह के नाम से प्रख्यात किया गया था। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये जो डिमांड है वो आपको किस जगह पे है, मतलब ये रचनाकार की। तो खोट्टा भाषा लेखक परिचय के बारे में लगभग 7 से 8 मतलब महापुरुषों की रचनाकार के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, जो कि सिलेबस में, नई सिलेबस में अकॉर्डिंग की गई है। तो सबसे पहला है कि श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में जानना है। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे ए.के. झा के बारे में, और फुल्ली पूरे एकदम डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा डिटेल के बारे में। और इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि इससे संबंधित आगामी आगामी बोल रहे हैं, मतलब भूतकाल में, मतलब पार हो गया, उससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आज हम लोग एमसीक्यू के रूप में जानेंगे। उसके बाद शिवनाथ परमाणिक, चित्रंजन महतो चित्रा, विनोद कुमार, उसके बाद बियान होदार, संजय महतो, सुकुमार सेन, और उसके बाद विश्वनाथ दसोंदीराज, इतना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज मेरा पहला वीडियो है। पहला वीडियो में सिर्फ आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में। तो श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में उस जानेंगे, और पूरा फुली डिटेल्स के बारे में जाने, उसकी जीवनी के बारे में जाने, उसके साहित्य के बारे में जानेंगे, वो क्या ज़िंदगी में क्या कहाँ किससे संबंधित है, कैसा उसको मतलब जीवनी था, वो सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इसके लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि देखिए, ये जितना भी सवाल जानेंगे आज हम लोग, सब हस्तलिखित मतलब नोट्स से आप लोगों को परिचय करवाएंगे। और उसके बाद जितने भी इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और वो भी जानेंगे कि कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है प्रीवियस ईयर सवालों में, लगभग क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पानूरी जी के जीवनी के बारे में। तो अपकमिंग जितने भी टारगेट जेएसएससी सीजीएल के मतलब स्टूडेंट हैं, आप ज़रूर इसमें अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत बहुमूल्य साबित होने वाली है ये वीडियो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म किस दिन को, तो 25 दिसंबर 1920 को। 25 दिसंबर 1920, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन थे। तो उसी दिन 25 दिसंबर 1920 को जन्म हुआ था हमारे श्रीनिवास पानूरी जी का। ठीक है। उसके बाद मृत्यु, यानी जब इसका अंतिम हो गया, तो वह कौन सी तारीख थी? 7 अक्टूबर 1986 को अंतिम दिन था आपका इस दुनिया में। उसके बाद जानते हैं कि इसका जन्म कहाँ, किस जगह पे हुआ था। तो जन्म हुआ था बरवाडा धनबाद। ठीक है। बरवाडा धनबाद कल्याणपुर के एक छोटे से गांव में, और एक गरीब किसान के फैमिली में जन्म हुआ था श्रीनिवास पानूरी जी का। नेक्स्ट देखते हैं कि उसके भाई माए के नाम क्या था। माए के नाम, ठीक है, माए के नाम उसका था दुखनी देवी। उसके बाद पिता का नाम क्या था? तो शालिग्राम पानूरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछा जाता है रचनाकार के बारे में। और उसके बाद पत्नी के बारे में अगर देखा जाए, तो उसकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी थी। ठीक है। माया का नाम दुखनी देवी, बापा का नाम शालिग्राम पानूरी, पत्नी का नाम मूर्ति देवी। जन्म स्थान बरवाडा कल्याणपुर धनबाद, और जन्म 25 दिसंबर 1920, और मरण 7 अक्टूबर 1986। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि इसका प्रकाशित रचनाकार क्या क्या थे, मतलब क्या क्या रचना किए गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं तो बाल किरण। ठीक है, सबसे पहला है यही। उसके बाद जो कि बाल किरण एक कविता संग्रह है। दूसरा है दिव्य ज्योति, जो भी ये भी एक कविता संग्रह है। तीसरा है मेघदूत। मेघदूत के बाद श्रीनिवास पानूरी जो है ना, जो इस क्षेत्र में एक महान महारत जैसा हासिल कर लिया था, क्योंकि मेघदूत के बाद ये इसका मतलब बहुचर्चित हो गए थे। उसके बाद चौथा है तितकी, जो कि कविता संग्रह है। और जो पांचवा है रामकथा मित्र। ठीक है, जो कि खंड काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं इसका छठा, जैसे चाबीकाठी नाटक है, और सातवां कुसमी है। ये था आपका प्रकाशित रचनाकार।
आगे है अप्रकाशित, मतलब प्रकाशित नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं। तो प्रकाशित जो नहीं हो पाया वो क्या था, तो एक समाधान जो कि खंड काव्य थे। दूसरा है अग्नि परीक्षा जो कि खंड काव्य थे। तीसरा है परिजात जो कि कविता संग्रह थे। और चौथा है मेघदूत देश जो कि कविता संग्रह। पांचवा है मोहभंग जो कि काव्य थे। और छठा है रक्त भी जल पाया, ठीक है, कहानी संग्रह थे। उसके बाद जुगेत गीला गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्य थे। उसके बाद छोटो जी, मतलब हंसी जो मजाक वाले, मतलब कविता संग्रह के रूप में छोटो जी का नाम दिया गया। ये सारे व्यवस्था जो भी आप मतलब पाणिनि जी अपनाए थे, ये अप्रकाशित थे। इसकी प्रकाशित मतलब समाज में नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि पत्र पत्रिका संपादक, मतलब खोट्टा मातृभाषा का खोट्टा और हितकी के रूप में पत्र पत्रिका संपादक के रूप में किया गया था। आगे देखते हैं कि मतलब पाणिनि जी इतना फेमस हो गए थे खोट्टा भाषा साहित्य के क्षेत्र में कि इसके बहुत सारे साहित्यकार इसको अलग अलग नामों से भी पुकारा गया था। तो सबसे पहले जानते हैं विश्वनाथ दसोंदी राज ने क्या कहा था। तो विश्वनाथ दसोंदी राज ने खोट्टा के विश्व पितामह कहा थे। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो विश्व भीष्म दोनों एक ही जैसा, मतलब एक ही जैसा आवाज़ आ रहा है, विश्व भीष्म विश्व भीष्म, उस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है कि रामदयाल पांडे जी ने क्या कहा था। तो रामदयाल पांडे जी ने खोटा वाल्मीकि कहा था। ठीक है, तो वाल्मीकि, राम वाल्मीकि, इससे याद कर सकते हैं क्योंकि वाल्मीकि भी एक बहुत मतलब कुख्यात मतलब लेखक थे और वो भी एक मतलब धार्मिक क्षेत्र में, तो उससे राम धर्म क्षेत्र और वाल्मीकि इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। तीसरा है खोट्टा के टैगोर। टैगोर लोग बहुत ज़्यादा मतलब चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज साहू, डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा मतलब पत्रिका के खोट्टा के टैगोर कहा गया श्रीनिवास भानोरी जी को। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे अभी हम लोग वो भी देखें बहुत ही शॉर्ट तरीके। विश्व भीष्म, राम और वाल्मीकि, उसके बाद चतुर लोग, टैगोर लोग चतुर होते हैं, जैसे हमारे अभी महापुरुष रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी बहुत चालाक और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। तो इस हिसाब से हम याद डिनोट और कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में पूरा ब्रीफ के बारे में जानें, क्योंकि जैसे से सीजल और जितने भी एसआई जैसे कांस्टेबल या जो भी एग्ज़ाम है वो ब्रीफ में पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन पूरा डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे तभी हम उसका मतलब सामना कर पाएंगे वैसे एमसीक्यू को। तो शुरुआत करते हैं। श्रीनिवास भानोरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को बरवड्डा कल्याणपुर में धनबाद में हुआ। ठीक है, 25 दिसंबर 1920 बरवड्डा कल्याणपुर और धनबाद में हुआ। इनके पिता का नाम सालिग्राम पानोरी, उसके माता का नाम दुखनी देवी थी। ठीक है, उसके पिता एक किसान थे, याद रखना उसके पिता के किसान है, मतलब किसान के परिवार फैमिली में श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म हुआ था। 1930 में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के बाद इसका नामांकन जिला स्कूल में हुआ था। ठीक है, और गरीबी के कारण 10वीं तक ही पढ़ाई कर सके, मतलब गरीबी इतना मतलब था कि ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाए, तो 10वीं क्लास तक ही मतलब मैट्रिक तक ही पढ़ पाए श्रीनिवास पानोरी जी। आगे है, लेकिन इस समय इसकी साहित्यिक रुचि में जाग चुका था, मतलब 10वीं तक ही पढ़ाई किया, लेकिन इसके बाद इस यहाँ तक आते आते उसकी साहित्यिक क्या होता है, लेखन कला क्या होती है, इस मतलब इस क्षेत्र के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो चुका था श्रीनिवास पानोरी जी को। इसका विवाह मूर्ति देवी से, यानी पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। 1989 में इसके पिता और 1944 में इसके माता की मृत्यु हो गई, मतलब दो बहुत बड़ा मतलब घटना इसके साथ जीवन में हुआ। 1944 में ही मतलब बहुत कम उम्र में ही इसके माता जी देहांत हो गई। फिर 1989 में इसके फादर यानी पिताजी देहांत हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ जब इसके मतलब ये एक अनाथ के रूप में हो गए, तो इसके रोजगार की आवश्यकता पड़ी। तब इन्होंने 1946 में पुराना बाजार धनबाद में एक पान का गुमटी खोले। ठीक है, पान का गुमटी खोले, और बड़ा परिवार होने के कारण इसका आर्थिक समर्थता उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब परिवार बहुत बड़ा था। परिवार बड़ा होने के कारण इतनी छोटी सी गुमटी में पान मसाला से मतलब इसका घर बार चलने में थोड़ा दिक्कत होने लगा था। अब जानते हैं इसके पुत्र के गो थे, तो इसके पुत्र लगभग 5 गो थे। बड़ा पुत्र था भगवान दास, दूसरा राजकिशोर पानोरी, तीसरा ध्रुव पानोरी, चौथा अर्जुन पानोरी, पांचवा अरुण बाल पानोरी। ठीक है, उसके बाद इसके पुत्री कितना थे, पुत्री 3 गो थी। तो निर्मला देवी, उसके बाद रेखा देवी और तीसरा आशा देवी।
ये लगभग 5 3 8 बाल बच्चे और ये दो जो कि पांडुरंग जी और उसके धर्मपत्नी, लगभग 9 8 9 10 लगभग मतलब फैमिली, तो एक बड़ा परिवार था, जिसके कारण मतलब एक गुमटी के पान मसालों पान से दुकान से मतलब उतना अच्छा खासा आर्थिक संपन्नता नहीं थी। आगे देखते हैं कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद श्रीनिवास पानूरी जी अपना लेखन कला में लगातार कार्य करते रहे। मतलब इतना समस्या होने के बाद भी वो अपना लेखन कार्य में मतलब ध्यान दूसरा तरफ और दिया ही नहीं, सिर्फ लेखन कला में ही ध्यान दिए। आज़ादी से पहले लेखन कार्य प्रारंभ हो चुके थे। आज़ादी से पहले खोट्ठा लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। आज़ादी से पहले खोट्ठा को ही मतलब एक हिंदी का ही बिगड़ा हुआ रूप बोला जाता था, तो उतना खोट्ठा का उतना महत्व उस टाइम नहीं थे। तो उस टाइम से ही श्रीनिवास पानूरी जी खोट्ठा के लिखन कला में अपना योगदान देते रहते थे। खोट्ठा को इस समय हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप समझकर लोग पानूरी जी के कार्यों पर हंसी मजाक उड़ाता था। ठीक है, लेकिन अपनी मातृभाषा पानूरी जी दुनिया के परवाह किए बगैर लगातार लेखन कार्य में लगते रहे। ठीक है, मतलब इसका उस टाइम उतना खोट्ठा का बहुमूल्य चर्चित नहीं होने के कारण हिंदी का ही बिगड़ा रूप खोट्ठा को कहा जाता था, फिर भी ध्यान से एकदम लगे रहे और खोट्ठा के पूरा जानकारी, पूरा डिटेल्स, पूरा लेखन कला, पूरे साहित्यकार के बारे में लिखते रहे श्रीनिवास पानूरी जी, जिनके प्रमुख अब आगे देखेंगे कि बाद में इसकी लेखन कला की मान्यता मिली। मतलब लेखन कला इसकी, कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर अगर सोचना है कि दुनिया क्या करेगा, दुनिया क्या कहेगा, तो आपकी सबसे बड़ी भूल यही है। ठीक है, तो पानूरी जी ये कभी नहीं सोचे कि दुनिया क्या कहेंगे, वो अपने लेखन कला में लगते रहे, मन लगा के तन लगा के सब लगते रहे। अंत में इसके कुछ दोस्तों ने, यानी हिंदी रचनाकार के कुछ दोस्त ने इसका सहायता किया और इसे महान लेखकों में शामिल करवाया। तो उसके कुछ दोस्त भी थे, जैसे राहुल शंकराचार्य, उसके बाद श्याम नारायण पांडे, शिव पूजन सहाय, जानकी वल्लभ, भवानी प्रसाद मिश्र, राम जीवन शर्मा, राधा कृष्ण और वीर भारत तलवार। ये सारे जो हिंदी कवयित्री है, जो लेखक है, ये लोग जो है मतलब श्रीनिवास पानूरी जी को मतलब हेल्प किए और उसके बाद उसको समाज के बारे में, दुनिया के बारे में मतलब क्या किए, उसको प्रसिद्ध करवाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य रूप से 1950 से ही पानूरी जी कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। कब से? 1950 से। ठीक है, उसके बाद 1954 में इनका पहला कविता संग्रह बाल किरण आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बाल किरण, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि श्रीनिवास पानूरी जी का पहला कविता का नाम क्या था, तो बाल किरण। कब आया था? तो 1954 में। 1967 में खोट्ठा भाषा में मातृभाषा नामक पत्रिका प्रकाशन हुआ। जो भी पहला है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बाल किरण 1954 में, तो उसके 3 साल बाद मातृभाषा या नामक पत्रिका 1957 में प्रकाशित किया गया, जो कि इसके सारे दारोमदार पानूरी जी थे। इसके बाद 1968 में इनके द्वारा कालिदास द्वारा रचित मेघदूत को खोट्ठा में अनुवाद किए, जिससे साहित्य जगत में इसकी अलग ही पहचान बन गई। अभी हम बताएं कि मेघदूत जो कि एक कालिदास द्वारा रचित एक महान मतलब मतलब हिंदी भाषा के साहित्य थे, उसी को खोट्ठा भाषा में तब्दील करके श्रीनिवास पानूरी जी ने मेघदूत को समाज के रूप में बांटा। तभी से ही मतलब पानूरी जी पूरा मतलब समाज में एक अलग पहचान बन गया और वहीं से चलचित्र होना शुरू हुआ। इस काव्य के संबंध में डॉक्टर वीर भगत तलवार ने कहा कि खोट्ठा में मेघदूत पढ़कर जरा भी नहीं लगता है कि मेघदूत किसी अन्य भाषा की कवियत्री है। ये सवाल पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट के रूप में ये सवाल दे देगा कि खोट्ठा में मेघदूत पढ़कर जरा सी भी नहीं लगता कि यह एक खोट्ठा भाषा की कविता है। तो ये आपको किसने कहा था? तो बहुत ही शानदार, बहुत वीर भगत तलवार ने कहा था, जो कि एक हिंदी जगत के साहित्यकार थे और वो भी एक पानूरी जी को मदद जो मित्र के रूप में मदद किए थे, उन्हीं में से एक थे डॉक्टर वीर भगत तलवार। ठीक है, पानूरी जी के गांव की कहानी थी। ठीक है, इसी में पानूरी जी के गांव आगे है। 1968 में इसकी रचना साम्यवादी विचारधारा से प्रसिद्ध युगक गीता बहुत ही शानदार है। 1968 में युगक गीता की रचना की गई, जो कि साम्यवादी विचारधारा से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि इसके बाद पानूरी जी ने रामकथा पर आधारित खंड काव्य रामकथामृत की रचना की। इस काव्य में रामकथा छोड़कर सभी मौलिक है। रामकथा अमृत चतुर्थ वाद्य छंद रचना है तथा सरल शब्दों में प्रयोग किया गया है।
राम कथा की जिक्र भी किया गया है, जो कि खंड काव्य है, जिसका जिक्र जिसकी मतलब रचयिता डॉक्टर पाणुरी जी थे। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि विश्वनाथ दसोंदी राज पाणुरी जी के लेखन कार्यों से इतना प्रभावित हुए कि इसे भीष्म खोट्ठा भाषा के भीष्म पितामह के रूप में संज्ञान दिए। मतलब इतना शानदार खोट्ठा के बारे में, खोट्ठा के क्षेत्र में इतना शानदार मतलब व्याख्या की है कौन, पाणुरी जी। तो विश्वनाथ दसोंदी राज ने पाणुरी जी को खोट्ठा भाषा के भीष्म पितामह के रूप में संज्ञा दी, यानी अभी हम लोग याद किए थे विश्व भीष्म। ठीक है। आगे देखते हैं। लगभग पाणुरी जी के अपने जीवन काल में लगभग 40 सालों में करीब 40 खोट्ठा के किताब इतने हिंदी रचनाकार की रचयिता की। सोचो 40 साल में 40 खोट्ठा के किताब की रचयिता की। उसके बाद देखते हैं कि समाज में फैले गरीबी, भेदभाव, उन्मूलन, जानवाद और मानववाद के इनकी कविताओं में नाटक के माध्यम से भी देखा जा सकता है। मतलब समाज की कुरीतियों के बारे में भी इसके लेखन कला से एक मतलब झलकता है। और इसके द्वारा लिखित नाटकों जैसे चाबीकाठी, उद्वासल वर्ग आदि का मंचन भी किया गया, ताकि समाज में उनके रूढ़िवादी को मिटाया जा सके। समाज में रूढ़िवादी जो पुराना व्यवस्था से चली आ रही थी, ये सारे व्यवस्था को कैसे ख़त्म किया जा सकता, ये 2 नाटक के रूप में मतलब प्रकाशित करके इसको चलचित्र किया गया था, जिसकी पहला नाटक है चाबीकाठी। पाणुरी जी का पहला नाटक चाबीकाठी, ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा है उद्वासल वर्ग। ये दोनों नाटक जो है समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, क्या समस्या हैं, उसके बारे में चिन्हित किया गया था, जो पाणुरी जी के द्वारा इसे प्रकाशित की गई थी। इस प्रकार पाणुरी जी के रचनाओं को झारखंड क्षेत्र में व्याप्त दुख, दर्द, मानववाद और दर्शन के भाव को पाया गया। इनका भाषा शैली काफ़ी सरल और सुस्पष्ट थी। इतना शानदार, इतना सरल, इतना सुस्पष्ट रूप से इसके रचयिता किया गया था, जो कि हर आदमी को, हर इंसान को जो हल्का फुल्का भी मतलब पढ़ा लिखा हो, वो एकदम सुंदर तरीके से पढ़ लेता था। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये मतलब अपने क्षेत्र में, अपने गांव घर में, इसी झारखंड क्षेत्र में इस खोट्ठा भाषा के रचयिता के रूप में उभरे। और इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से मतलब ये एक व्याख्या के रूप में हम लोग देखें। अंत में मतलब हम लोग अभी बताएं कि इससे बारे में जितने भी PYQ है, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल कैसे पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर सवाल अभी तक हम लोग जितने भी इसके बारे में डिटेल में पढ़े, उसी से ही रिलेटेड पूछा जाता है। तो देखते हैं कि कैसा प्रीवियस ईयर सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो रचनाकार के रूप में बहुत ही कम आपको कंटेंट किसी किताबों में मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही मतलब शानदार तरीके से डिटेल्स में हम लोग पढ़ें। तो पहला सवाल है, इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जाता है। सवाल है, सवाल नंबर 1 कि श्रीनिवास पाणुरी जी के जन्म तिथि और ठाव मतलब उसका स्थान, कहाँ मतलब पैदा हुए थे, जन्म स्थान और जन्म तिथि क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25 दिसंबर 1920 बरबड्डा धनबाद में पैदा हुए थे। कौन? श्रीनिवास पाणुरी जी। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, श्रीनिवास पाणुरी जी के मृत्यु तिथि का बतावा, मतलब कब डेट किए थे। तो मृत्यु तिथि लगभग 1986 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1986 में डेट कर गए थे। तो उसका डेट था 7 अक्टूबर 1986। ठीक है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3, पाणुरी जी के खोट्ठा भीष्म पितामह के रूप में किसने कहा था, मतलब किसने कहा था। विश्वनाथ दसोंदी राज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, खोट्ठा के साहित्यकार पाणुरी जी के खोट्ठा वाल्मीकि तो क्या है, एक रचयिता जो कि एक धार्मिक क्षेत्र में मतलब गढ़ा जा सकता है। तो रचयिता जो भी है तो उस वो क्या था, धर्म से राम पंडित राम दयाल पांडे से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रामदयाल पांडे ने पाणुरी जी को खोट्ठा वाल्मीकि कहा था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5, पाणुरी जी के खोट्ठा टैगोर यानी यदि ये सब ज़्यादा चतुर होते तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। सवाल नंबर 6, मेघदूत खोट्ठा अनुवाद कौन बच्चर भैल। तो मेघदूत को खोट्ठा अनुवाद कब हुआ था। तो अनुवाद 1950 में ही हो गया था, अनुवाद 1950 में ही हो गया था, लेकिन प्रकाशित समाज में कब आया, तो प्रकाशित 1968 में आता है। तो याद रखना है, हम लोग दोनों को याद करना है। ठीक है। सवाल अगर पूछे कि अनुवाद कब हुआ था, लिखा कब गया था, तो 1950 रहेगा आंसर।
ठीक है। और अगर रहेगा कि मेघदूत कब प्रकाशित हुए थे, कब प्रकाशित किया गया था श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा, तो 1968 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, मेघदूत अनुवाद के करल है, मतलब कौन, मतलब इसका लिखा था कौन, इसके रचनाकार हैं। तो अभी हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं श्रीनिवास पानूरी जी की सबसे बड़ी मतलब रचनाकार यही है मेघदूत, तभी से ये अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए थे। सवाल नंबर 8 कि उद्वासल कर्ण के माने बतावा। उद्वासल कर्ण जो कि अभी हम लोग पढ़े, दो नाटक मतलब लिखे थे, रचना किए थे कौन, श्रीनिवास पानूरी। पहला चाबी काठी, दूसरा उद्वासल कर्ण। तो उद्वासल कर्ण का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उपेक्षित कर्ण। इसका मतलब होता है उपेक्षित कर्ण। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9, चाबी काठी के लेखक हत्ते के हमें। तो चाबी काठी किसने लिखा है, किसने लिखा है, श्रीनिवास पानूरी जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, पानूरी जी के दूसरा नाटक का नाम बताओ, मतलब दूसरा नाम। अभी हम लोग एक पढ़े, एक क्या था, चाबी काठी, दो नाटक लिखे थे, दूसरा था उद्वासल कर्ण, ठीक है। उद्वासल कर्ण यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उद्वासल कर्ण, ठीक है। पानूरी जी के दूसरा नाटक उद्वासल कर्ण, पहला चाबी काठी। नेक्स्ट देखते हैं कि भरवाड्डा अखाई बौर संस्मरण क्या लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी शांति भारत ने इन्हें लिखा था। देख रहे हैं कैसा कैसा सवाल आ रहा है, बहुत ही शानदार। अभी हम लोग डिटेल से पढ़े तभी हम लोग ये सवाल बन पा रहा है, नहीं तो नहीं बन पाता। सवाल नंबर 12, रामकथामृत के लिखल हत। रामकथामृत किसने लिखा था, तो श्रीनिवास पानूरी जी, ठीक है, सब एकदम रट लेना है। सवाल नंबर 13, मातृभाषा पत्रिका कौन बछर बहराइल हल, मतलब कौन बछर प्रकाशित हुआ था, तो जनवरी 1957 को मातृभाषा मतलब प्रकाशित हुआ था। सवाल नंबर 14 और अंतिम सवाल है कि मातृभाषा और खोट्ठा अंतिम पत्रिका कौन प्रेस में छपाइल हल है, तो आज़ाद प्रेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आज़ाद प्रेस में मतलब छपा गया था। तो अंत तक रहने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जितने भी झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम खोट्टा भाषा साहित्यकार के रूप में आगामी क्वेश्चन जितने भी बनने वाले हैं आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और इस यहाँ तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी मेहनत ज़रूर भी बेनिफिट पहुँचाएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगैन।